हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है फ्रिक्शन। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन आप डेली लाइफ अच्छा। में इसको देखते हो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। चलना हो, दौड़ना हो, या फिर गाड़ी चलाना हो, या फिर कोई मशीन वगैरह चलाना हो, हर चीज़ में फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन अगर होता है तो वो भी एक तरह से नुकसानदायक है। वो उस अगर एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। फ्रिक्शन जो है एक लिमिट में एसेंशियल एक तरह से फोर्स है जो कि ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। When we place our foot on the floor and try to slide it forward, we feel that something is opposing or resisting our action of sliding our foot forward. देखा है कभी पैर को जमीन पे जब आप मारते हो और फिर बाद में ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपका पैर जो है वो स्लाइड नहीं होता है। अगर वो सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो वो पैर जो है वो स्लाइड नहीं होगा। रीज़न यही है यस सर। कि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो काम कर रहा होता है। दिस फ्लोर विच अपोज आवर एक्शन ऑफ स्लाइडिंग आवर फुट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर आर कॉल्ड फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से आपका पैर जो है वो वहाँ से स्लाइड नहीं कर पाता है। अब देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखो। जब कभी भी जब कभी भी दो सरफेस मिलती है, जैसे मान के चलो ये एक ऊपर कोई जैसे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है और ये नीचे एक नया ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी इस तरह से दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, इनकी सरफेस यहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ पे सरफेस मिलती है वहीं पे क्या, उसमें फ्रिक्शन का एक तरह से फोर्स जो है वो काम करता है। जैसे अगर आप इस सरफेस पे इसको इस साइड में मूव करवाओगे और इसको इस साइड में मूव करवाओगे तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन जो है वो फील होगा। फ्रिक्शन फील होने के पीछे रीज़न यही होता है कि दोनों की सरफेस जब एक दूसरे से मिलती है तो सरफेस में एक तरह से अनइवन कुछ फॉर्म इसमें एक तरह से सरफेस होती है जिसकी वजह से ये जो है एक दूसरे में फंस जाती है, या फिर छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो एक दूसरे के जब ऐसे वहाँ पे जब वो ऐसे मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब क्या होता है कि वहाँ पे वो इसका अपोज करते हैं इस एक्शन का, और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। when one object rubs against something else which may be in any state such as solid, liquid or gas, a force acts on the surfaces in contact which opposes the relative motion between them। बताया ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आप मूव करवाते हो, मोशन इसका ये साइड में है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो फोर्स इसको रोक रहा होता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। This force is called the force of friction. An important rule of friction is that it always acts in the direction to oppose the relative motion. If you pull a block on a block of wood on a surface to the right, the force of friction on the block will be on the left। कैसे होगा? अगर आप इस तरह से इस लकड़ी के ब्लॉक को इस तरफ मूव करवाओगे तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा या फिर इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा काम किस साइड में करेगा, जिस साइड में आप फोर्स लगा रहे हो, जिस साइड में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट अपोजिट साइड में। साइड। ओके, नेक्स्ट देखो। सिमिलरली ए बोट प्रोपेल्ड टू द ईस्ट बाय द इट्स मोटर एक्सपीरियंस वाटर फ्रिक्शन टू द वेस्ट। अगर किसी बोट को ईस्ट में आप लेके जा रहे हो तो उसकी जो मोटर है वो फ्रिक्शन से वेस्ट में उसको धकेलेगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे बोट होती है और बोट में यहाँ पीछे की साइड में इंजन लगा होता है और यहाँ पे एक ऐसे फैन लगा होता है जो कि पानी में ऐसे डूबा होता है, ये यस पानी है। सर। अगर ये बोट इस साइड में जा रही है तो यहाँ से ये जो फैन है ये इस पानी को इस साइड में भेजेगा, पीछे की साइड में भेजेगा, तब जाके ये बोट जो है वो आगे मूव करेगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हर फोर्स में जिसके अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। एन ऑब्जेक्ट
falling towards through the air experience air friction called air resistance in upward direction. The amount of friction between two surface depends on the kinds of material and how much they are pressed together. तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एक तो उसमें मटेरियल कैसा है, पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसमें मटेरियल कैसा है, और दूसरा उन दोनों की सरफेस कैसी है। तो ये दोनों चीज़ों पे फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सरफेसेज इज मोर देन दैट बिटवीन टू स्मूथ सरफेसेज। अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर रफ सरफेस है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। क्योंकि रफ सरफेस में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें ये जो नीचे वाली जो सरफेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इसकी ऐसे सरफेस अनइवन ज़्यादा होती है, जो रफ सरफेस होती है। वैसे ही जब ये एक दूसरे के ऐसे पास में जब आप इनको रब करोगे तो एक दूसरे में फंस जाते हैं, जो दिखते भी नहीं है इनके पोर्स। फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। ऑल सरफेस ऑन माइक्रोस्कोपिक व्यू हैवी टिनी बम्प्स एज शोन इन द फिगर। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यहाँ पे देखो इसकी सरफेस देखो, ऊपर वाले की सरफेस कैसी है, नीचे वाले की सरफेस कैसी है। तो ये सरफेस जो है अनइवन होने की वजह से एक दूसरे में ये फंस जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो काम करता है। स्मूथ सरफेस में ये जो अनइवन सरफेस है वो थोड़ी कम होती है, या फिर लुब्रिकेंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ये अनइवन सरफेस जो है वो स्मूथली काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम फील होता है। डिक्रीज हो जाता है। हाँ, ड्यू टू दीज irregularities in the surfaces, friction appears in a solid surface. Not that the force of friction does not depends on the area of contact of the surface. एक चीज यहाँ पे देखना कि जो फोर्स फ्रिक्शन का जो एक तरह से फोर्स है, ये किसी भी सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि कितना एरिया टच हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस कैसी है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट अपोज द मोशन in all cases. In fact, in some cases the body moves due to it. देखो book in figure, book B moves to the right due to friction between A and B. If book A is totally smooth, the book B does not move to the right. This is because of no force applied on the book B in the right direction. देखो, अगर आप फोर्स को इस साइड में मूव करवा रहे हो और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, एक के ऊपर एक बुक रखी हुई है, पहले ए और उसके बाद बी बुक रखी हुई है, अगर आप ए बुक को ऐसे आगे मूव करवा रहे हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बी बुक यहीं पे रुक जाती और ए बुक आगे चली जाती। लेकिन जब आप ऐसे दो बुक के ऊपर जब नीचे वाली बुक को धक्का मारते हो तो साथ में ऊपर वाली बुक भी आगे जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, जिस वजह से वो उसको रोके हुए। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऊपर वाली जो बुक है वो वहीं पे गिर जाएगी। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, ये क्यों मतलब आगे जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से। और ये क्यों यहाँ पे गिरना चाहता है, क्योंकि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से चीज़ें अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। तो ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो है अपनी मोशन को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो स्टेशनरी पोजीशन में हो, चाहे वो मूविंग पोजीशन में हो। तो ये समझ में आया बुक ए और बुक बी वाला यहाँ पे एग्जांपल। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में होता क्या है, कैसे इसको काम में लेते हैं। देखो, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग टू मोशन experienced when two surfaces are in contact move with respect to each other. तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, जहां पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूव कर रहे होते हैं, तो वहीं पे फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। सेम साइड में अगर मूव कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन वहां पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता। Whenever the surface of one body slides over that of another, each exerts a force on the other which opposes the motion of the body. This is called frictional force shown in figure. देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक बालक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक चेयर को मूव करवा रहा है इस साइड में। तो मुझे बताना इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ए डायरेक्शन में, अपोजिट साइड, टेबल के अपोजिट चाइल्ड। ये सर इस चाइल्ड की तरफ लगेगा सर। तो देखो बताओ ए डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन में?
सर बी सर बी सर ए सर बी ए सर ए। अरे बेटा ये देखो फोर्स लग रहा है किस साइड में, ए डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई? सर फ्रिक्शन सर बी अपोजिट है क्या वो? सर फ्रिक्शन सर उस साइड में लगता है, अपोजिट लगता है। अपोजिट साइड में फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जहां जिस साइड में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट साइड में, तो फोर्स किधर लग रहा है? ए साइड में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बी साइड में। ओके, बी साइड में सर हम फ्रिक्शन बता रहे हैं सर। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन फिजिकल कांटेक्ट। अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? बताना देखे। नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जादू नहीं हो रहा। फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस का Yes, मिलना sir. जरूरी होता है, एंड इज देयर फॉर ए Yes, sir. कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, कांटेक्ट फोर्स। चलो सर अपन नेक्स्ट देखते पिछले हैं। वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। अभी अपन देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो क्यों अप्लाई होता है, क्या क्या इसके पीछे रीजन है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, दो सरफेस अनइवन होती है, इसकी वजह से ये फ्रिक्शन काम करता है। तो देखते हैं इसमें, द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेज इज मेनली कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेज। इंटरलॉक क्यों होगा? क्योंकि इनकी जो सरफेस होगी, देखो यहाँ पे ये एक नया ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसके नीचे देखो ये रहा, तो इसके दोनों की सरफेस जब आप जूम करके देखोगे यहाँ पे माइक्रोस्कोप से, तो देखोगे कि यहाँ पे इनकी सरफेस जो है अनइवन है। इससे क्या होता है, इनके सरफेस दोनों इंटरलॉक हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे के ये मूवमेंट को अपोज करती है, और इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो इसको देखते Yes, हैं। sir. नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है जो आपको चाहे कितनी ही स्मूथ सरफेस आपको दिखे, लेकिन वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें अनइवन सरफेस उसमें होगा ही होगा। दिस मीन्स ऑल सॉलिड सरफेसेज आर रफ। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। सम आर मोर रफ while some others are less. Even a surface which looks smooth to the naked eyes is actually rough. Naked eyes. In the case of highly rough surfaces, the surface roughness can be seen, felt easily. देखो अगर सरफेस रफ है तो आपको दिखेगी ही नहीं, अगर स्मूथ है तो भी उसमें क्या होगा, रफनेस थोड़ी बहुत होगी। तो रफनेस का एक तरह से उसमें ये हो सकता है कि डिग्री उसमें ज़्यादा हो, मतलब कि रफ ज़्यादा हो या कम हो, ये हो सकता है। लेकिन सभी सॉलिड जो भी मटेरियल है वो सारा क्या होता है, उसमें सरफेस उनकी क्या होती है, रफ ही होती है। ओके नेक्स्ट देखो, roughness of the surfaces in contact can be seen as the presence of hills and valleys in the expanded view of a part of a surface is shown in figure. देखो यहाँ पे मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि हिल्स क्या होते हैं और वैलीज क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी सरफेस होती है, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की नीचे वाले ऑब्जेक्ट की ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे में फंस जाती है, यहाँ पे इंटरलॉक हो जाती है, इसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम करता है। In the case of surfaces which appears to be smooth, the surface roughness can be seen only with the help of microscope. A magnified view of the surface roughness is shown in alongside. देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे। When a body is pulled over another, these hills and valleys interlock with each other and oppose the relative motions between the two bodies. This gives rise to a frictional force. Thus, friction is due to the roughness of the two surfaces in contact. तो जो contact में जो surface है उनकी roughness है, उसकी वजह से friction जो है आपको यहाँ पे दिखता है। फ्रिक्शन जो फोर्स है बहुत ही इजी फोर्स है। देखो नेक्स्ट इसमें रीजन हो सकता है कि अगर दो सरफेस है और उनके बीच में ऐसा कुछ मटेरियल है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तब भी क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा। अभी अपन ने रफनेस देखा, अब देख सकते हैं कि दोनों जो मटेरियल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो भी वो फ्रिक्शन का काम करेगा। कैसे? देखो, टू रफ सरफेसेज व्हेन प्लेस्ड टुगेदर मीट ओनली ए सर्टेन पॉइंट्स। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स of contact attract each other due to electrostatic attractions. These attractions are called force of adhesive. देखो फोर्स ऑफ adhesive का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप एक बलून को अपने हेयर से रब करते हो और फिर जो पेपर के पास में आप लेके जाते हो, तो उसमें जो है पेपर के पास में भी नहीं लेके जाते हो, अगर उसको आप दीवार पे ऐसे लगाते हो तो वो क्या होता है, दीवार के चिपक जाता है बलून।
क्यों चिपकता है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो उसमें एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है दीवार के Yes, sir. चिपकने का काम करता है, और इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अडेसिव। और ये एक तरह से फ्रिक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। When one body is made to move over the another, the force of adhesive opposes the motion. This force which opposes the motion also gives rise to frictional force. So the force of adhesive between two surfaces gives rise to friction. तो जब adhesive force अगर वहां पे राइज होगा तो वहां पे क्या होगा? एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पे एक्चुअल में वहां पे राइज हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे अडेसिव फोर्स की वजह से। और अडेसिव फोर्स किसकी वजह से आता है? वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से। Force की वजह से। तो ये समझ में आया अडेसिव फोर्स। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखो किस वजह से फ्रिक्शन जो फोर्स है वो एक तरह से वहां पे अफेक्ट करेगा उसको, तो उसके भी कुछ यहाँ पे रीजंस हैं, वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहला तो यही है कि जो सरफेस होगी उसका नेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्मूथनेस ऑफ द कनेक्टिंग सर्फेसेज डज अफेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट। तो स्मूथनेस अगर जितनी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम लगेगा, रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। when a body is moving over a horizontal surface, it presses down against the surface with a force equal and its weight। तो जितना उसमें वेट होता है उतना ही वो उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। और जितना उसमें वेट होता है उसके अपोजिट साइड में उतना ही उसके ऊपर क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी ईंट को एक सरफेस, अगर आप ईंट को ऐसे फर्श के ऊपर ऐसे रब करोगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? अगर फोर्स आपका इधर इस साइड में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट साइड में लग रहा है, और वो इक्वल होगा किसके? जो फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। सर एक बार वापस बताओ। देखो अगर सर आप ईंट किसी वाला example। हाँ अगर किसी ईंट को अगर आप सरफेस के ऊपर फर्श के ऊपर ऐसे रब करते हो, किस डायरेक्शन में? इस तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में, मतलब कि इसके इस साइड में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स में कितना वेट, कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा? ये उतना ही होगा जितना आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है सेम डायरेक्शन में, अच्छा तो सर, अपोजिट डायरेक्शन में। जितना अपन फोर्स लगाएंगे सर उतना ही सर फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, उतना ही उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। जितना उसमें वेट है, जितना उसमें फोर्स है, उतना। ओके, नेक्स्ट देखो, to the pull of gravity upon it, an increase in the weight of the body causes an increase in the amount of the resistance offered to the relative motions of the surface in contact। तो वही बात है कि ये क्यों लगता है, तो इसके ऊपर दो काम कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक ग्रेविटी भी इसके ऊपर काम करती है, तो दोनों की वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होता है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मूविंग बॉडीज। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसकी कितनी सरफेस यहाँ पे टच हो रही है, ये इसके ऊपर कितना एरिया ये टच हो रहा है, ये इसके फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है क्या? उसकी सरफेस कैसी है, बस। चाहे छोटा एरिया टच करेगा, चाहे बड़ा एरिया टच करे, चाहे पूरा एरिया टच करे, जितना एरिया बस होगा उसकी एरिया के surface- ऊपर इसका फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। विद इन लिमिट फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर does not depend on the relative speed between the two surfaces and the area of contact। तो देखो दोनों चीजें हैं, ना तो एरिया ऑफ कांटेक्ट उसके ऊपर एक तरह से काम कर रहा है, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है जितना फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है। एक दूसरी चीज कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड्स होती है, मतलब कि जैसे एक दूसरे के ऊपर आप जब इसको रब करोगे तो इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि इसके ऊपर कितनी स्पीड से आप इसको रब कर रहे हो या कितनी स्पीड से आप इसके ऊपर इसको मूव करवा रहे हो। ये भी इस फ्रिक्शन का एक तरह से जो आप अमाउंट निकालोगे तो इस फ्रिक्शन के अमाउंट में ये दोनों चीजें ही काम नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस का एक तरह से जो स्मूथनेस और रफनेस है वो ही इसके ऊपर काम कर रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्शन क्या होती है, फिर भी एक बार देख लो। व्हेन ए ब्लॉक इज पुल्ड बाय फोर्स F टुवर्ड्स द राइट,
देखो ये एक ब्रिक है और इसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो राइट साइड में, इस साइड में, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड द लेफ्ट एंड when the block is pulled by force F towards the left, the force of friction acts toward the right. तो जब आप इसको इस तरफ से अगर आप इसको धक्का लगा रहे हो तो इसका फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस साइड में। अगर आप इसको पुल कर रहे हो, अगर आप राइट साइड में इसको पुल कर रहे हो तो भी फ्रिक्शन क्या काम करेगा, अपोजिट साइड में। इसका मतलब या तो पुश करो या फिर पुल करो, दोनों ही डायरेक्शन में। अगर आप पुल करोगे तो आपकी डायरेक्शन ये होगी, तो जैसे आपने जैसे इस साइड से अगर आप पुल कर रहे हो, अगर आप ऐसे पुल कर रहे हो तो इसका फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस साइड में। ऐसे पुल कर रहे हो अपोजिट साइड। तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा। और अगर आप इसको ऐसे धक्का लगा रहे हो तो फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा, इस साइड में। तो दोनों क्या होता है, अपोजिट साइड में, चाहे पुश हो चाहे पुल हो, जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट साइड में ही काम करेगा। सो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन और इंटेंडेड मोशन। इसका मतलब जो फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया है उसके हमेशा अपोजिट साइड में ही ये काम करेगा, और जो इसकी मोशन होगी जिधर ये जा रहा है उसके अपोजिट साइड में ये काम कर रहा होगा। ये ब्रिक को अगर आप धक्का लगा रहे हो तो भी ये इधर जा रहा है, पुल कर रहे हो तो भी ये इधर जा रहा है। मतलब आप इसको या तो आगे से धक्का लगाओ तो ये आगे जा रहा है, और अगर आप पुल कर रहे हो तो आपकी साइड में आ रहा है। तो फ्रिक्शन हमेशा जिधर वो मोशन करेगा, जिधर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके अपोजिट साइड में ही क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो यहां तक समझ में आया फ्रिक्शन की डेफिनेशन? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप से आप इस फोर्स को आप देख सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स को, तो उसको देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी हैव टू स्लाइड ए हैवी बॉक्स, इट इज इजी टू स्लाइड इट वंस द बॉक्स हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग। किसी भी चीज को अगर आप धक्का लगा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है, तो धक्का लगाने के टाइम जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है धक्का लगना, जब तक उसमें मोशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको उसको धक्का लगाना थोड़ा टफ लगता है। लेकिन एक बार उसमें अगर मोशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाद में धक्का लगाना इजी होता है। कभी आपने गाड़ी के धक्का लगाया जो गाड़ी बंद पड़ जाती है? सर साइकिल। Yes, sir. चाहे साइकिल में देख लो, साइकिल को Yes, शुरू में sir. स्टार्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, एक बार चलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर बाद में उसमें वो इजीली आगे फिर सर बढ़ती रहती है। स्पीड पकड़ लेती है। हाँ, you may also have noticed that it is much easier to roll a heavy drum than to slide it. On the basis of its nature, frictional force can be divided into 4 types. अपन फ्रिक्शन को 4 टाइप से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखो इनकी डेफिनेशन क्या क्या होते हैं ये। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप किसी फर्श के ऊपर खड़े हो तो आप वहां पे खड़े हो, क्यों खड़े हो वहां पे? क्योंकि आपके पैरों के बीच में और वो जो सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसके वजह से आप वहां पे खड़े रह पा रहे हो। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का क्या, वहां पे कोई मोशन नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर ऐसी कोई ऑयल, अगर वो कहीं पे रखा ऑयल कहीं सरफेस के ऊपर गिरा हुआ है और वो सरफेस बहुत ही स्मूथ है और उसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, फिर आप वहां पे खड़े रह पाओगे क्या? ऐसे बताओ, खड़े रह No, सकते हो? sir. क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल sir. फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्मूथनेस की वजह से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया। दो ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टैटिक मोशन में है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो वहां पे उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes, sir. The maximum force of static friction come into play when one body just slides upon another is called limiting friction. अब देखो जब कभी ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आती है तो वहां पे अगर एक वहां पे ऑब्जेक्ट वो तो स्टेशनरी पोजीशन में है और दूसरा उसके ऊपर मोशन में है, मतलब कि एक स्टेशनरी और एक उसके ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा तो वो क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये मैक्सिमम होता है। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का।
क्योंकि ये जो है इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, अपने स्टेशनरी कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, इस वजह से इसको बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट देखो स्लाइडिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल ये है कि आपने कभी स्लाइड पे वो किया, पार्क में जो स्लाइड्स होती है उसके ऊपर कभी आपने ऐसे Yes, स्लाइड sir. किया, तो उसके ऊपर Yes, स्लाइड sir. करना ज्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि वहां पे जी फोर्स जो है वो उसको मिनिमम कर देता है। सरफेस स्मूथ है, आपका जो वेट है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो आपको ऊपर से नीचे तक खींच लेता है, क्योंकि वहां पे जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और वहां पे जो फोर्स लग रहा होता है उसी को क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन experienced by a body when it made to move over bodies like a roller or a wheel is called rolling friction. When a body roll on the surface of another, the friction that exists between the surface is known as rolling friction. आपने rolling friction का एग्जाम्पल एक और देखा होगा, जब कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भारी कोई चीज होती है, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर है, अगर उसको एक बड़ा सा पत्थर का ब्लॉक है उसको मूव करवाना है आगे, तो उसको ऐसे सरफेस पे लेके जाओगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है उसमें। अगर इसको आगे मूव करवाना है तो इसके नीचे आप लगा दो लकड़ी के लंबे लंबे ऐसे रोलर, ऐसे लंबे लंबे जब आप इसके नीचे रोलर लगाओगे और उसके बाद इसको धक्का मारोगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आगे जाएगा, जब ये रोल होंगे इसके नीचे लकड़ी के जो एक तरह से लंबे लंबे यहाँ पे रोलर हैं, तो इनकी वजह से ये आगे जाएगा। तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखते हैं कौन सा फ्रिक्शन जो है इसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा, बताओ। आप एक सरफेस पे खड़े हो, Rolling friction, rolling friction, rolling अरे बेटा friction. रोलिंग फ्रिक्शन, कभी आप किसी रोलर पे खड़े होगे तो आप फिसल नहीं Dynamic जाओगे। friction. नहीं नहीं सर, static friction, static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करने दे रहा। स्टैटिक फ्रिक्शन तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करने दे रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा। उससे कम कौन सा होगा, स्लाइडिंग या डायनेमिक Limiting. फ्रिक्शन। Sliding. लिमिटिंग नहीं, क्यों सर? उसके बाद स्लाइडिंग और डायनेमिक Limiting फ्रिक्शन। है। और सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा, रोलिंग Rolling, फ्रिक्शन। rolling. इसीलिए आप Rolling. देखते होगे जितनी भी गाड़ियां मोटर जितनी भी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई या फिर कोई भी चीज हो गई, जहां पे फ्रिक्शन को कम करना होता है वहां पे ऐसे ही रोलर्स का जरूरत होती है। कभी आपने अगर देखा होगा तो वॉशिंग मशीन बियरिंग, के नीचे, सर हाँ टेबल्स के नीचे। हाँ, जो हाँ बेयरिंग्स सर, होती वो है, आते हैं ना सर, वो थोड़े से सर सूटकेस के नीचे वगैरह। हाँ बेयरिंग जो होते हैं, बेयरिंग उसमें क्या होता है, अलग अलग छोटी छोटी बॉल्स होती है, ऐसे बॉल्स होती है, और वो बॉल जो है वो मूव करती है, तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कर रहा होता है। तो वो जो रोलिंग जो बियरिंग जो होती है ना, उसमें जो बॉल होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन पे काम कर रही होती है, क्योंकि वो उस फ्रिक्शन को सबसे कम कर देती है। ओके, यहां तक समझ में आया। यस सर। यस सर। अब देखो रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देख लो। स्लाइडिंग, आपने किसी भी चीज को अगर आप ऐसे खींच रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो वो उसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, मतलब कि उसके ऊपर वो एक तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से। जैसे ये बालक जो है यहाँ पे इसको खींच रहा है, जो बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, और ये इसको खींच नहीं पा रहा है। लेकिन ये देखो, ये रोलिंग से, आपने कभी सिलेंडर को रोल किया, सिलेंडर को खींच के देखना ज्यादा फोर्स लगेगा, और सिलेंडर को रोल करवा के देखना कम फोर्स लगेगा। सर तो ये यहाँ रोल, पे, सर रोल में कम लगता है। हाँ, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज मोर डिफिकल्ट देन रोलिंग एज शोन इन फिगर। बताया ना, स्लाइडिंग करना ज्यादा टफ होता है, रोल करना ज्यादा इजी होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड व्हेन स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड दैट ऑफर्ड when rolling an object is called rolling friction. The fact that rolling friction is smaller than sliding is made us of in a device called ball bearing. जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक बेयरिंग होती है, तो वो जो बॉल बेयरिंग होती है उसमें कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, उसमें काम कर रहा होता है रोलिंग फ्रिक्शन।
इसीलिए वो क्या बहुत कम वहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। और रोलिंग फ्रिक्शन में देखो उसमें क्या होता है, एक बॉल बियरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से उसमें बॉल्स होती है, मेटल की बॉल होती है, और वो क्या करती है उसको स्मूथली ऐसे आगे से आगे बढ़ाने का काम करती है। उसके अंदर वो बॉल जो है वो घूमती है, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है दोनों के बीच में एक तरह से जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाता है, और इसी से वो चीज़ें जो है स्मूथली काम कर रही होती है। हाउ इज रोलिंग फ्रिक्शन कॉस्ट, कैसे एक रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है उसको देखो। द रोलर ऑन द व्हील deforms, changes the shape, temporary the surface on which it is rolling, thereby causing a depression on amount of its weight। देखो कैसे होता है कि अगर आप किसी भी सरफेस जैसे मिट्टी के ऊपर आप ऐसे रोल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो सरफेस होती है वो ऐसे डिप्रेशन क्रिएट कर लेती है जहाँ पे वो रोल हो रहा होता है, आगे से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है वो मिट्टी, और नीचे जहाँ पे वो उसका वेट लग रहा हो वहाँ पे थोड़ा सा नीचे दस जाता है। इससे होता क्या है कि इस तरह से जब सरफेस होगी तो ये आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करेगा तो देखो क्या होता है इसमें, इन दिस प्रोसेस द रोलर और द व्हील इट सेल्फ गेट्स डिफॉर्म टेम्पोरेरी at the point of contact of the surface of the body because of above deformation a kind of inclined plane is formed in the direction of motion of the roller or wheel. Thus a force is required to overcome the temporary or continuously forward moving inclined plane. This force applied against the continuously forward moving inclined प्लेन इज द इक्वलेंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है कि ये आगे से आगे, ये जब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन जब बनता है तो ये आगे से आगे इसको मूव करवाने के लिए ऑटोमेटिकली स्पेस बनाता जाता है, और इसकी वजह से ये जो रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो कम लगता है। जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये इंक्लाइनिंग जो प्लेन है ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है इसके पीछे से जो फोर्स है वो कम लगेगा। इसके पीछे जो फोर्स जो लगा रहे हो वो उस फ्रिक्शन को एक तरह से कंपनसेट करता है, और फ्रिक्शन यहाँ पे कम लग रहा है इसलिए फोर्स भी आपको कम लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द स्मॉलर इन द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हील और रोलर विथ ए गिवन सरफेस द लेसर इज फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड वाइस वर्सा। तो ये जो आपने देख रहा है ना यहाँ पे, ये जो सरफेस यहाँ पे उठी हुई है सरफेस इसकी, ये जितनी कम सरफेस बनेगी, ये जितनी कम सरफेस यहाँ पे बनेगी उतना ही ये आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे ये मूव करेगा इस तरह से। अगर ये सरफेस कम बन रही है यहाँ पे, मतलब कि ये जो इसको ऊपर आगे उठाने का काम कर रही है, ये जितना कम बनेगी उतना ही ये आगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसको अपोज कम करेगा। फ्रिक्शन अपोज कम करेगा तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। फोर्थ रोलिंग फ्रिक्शन इज फार लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की सरफेस कैसे काम करती है, जैसे एक कोई ब्लॉक है और उसको आप ऐसे धक्का लगा रहे हो, तो यहाँ से धक्का लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जो सरफेस है इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है इस साइड में जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो इंक्लाइन जो प्लेन है ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से ये इसको अपोज करेगा आगे बढ़ने से। रोलिंग फ्रिक्शन में ये जो इंक्लाइन प्लेन ये जो ऊपर हो रहा है ना, ये थोड़ा कम होता है यहाँ पे, मतलब डिप्रेशन इसका कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या है इजीली इसके ऊपर रोल कर पाता है। यहाँ पे ये स्लाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके ऊपर जो ये सरफेस है ये टेंशन क्रिएट करती है, और आगे से जो है थोड़ा सा ऊपर ये सरफेस जो है इसको ऊपर उठा हुआ फील होता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, दैट इज वाई देयर wherever possible sliding friction is replaced by rolling friction। इसीलिए जहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन का काम आप करवा सकते हो। जैसे ट्रॉली बैग होता है, अब ट्रॉली बैग को खींचना होता है, लेकिन वहां पे आपने क्या कर दिया, वो उसके टायर लगा दिए, तो वो क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन में वो कन्वर्ट हो गया। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। तो इनका यूज करके इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है।
अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर काम करते हैं। व्हेन ए कार और ए बस bicycle moves on the road, a part of its wheels and the surface of the road get continuously deformed. Thus, force has to be applied to overcome this deformation and it is equivalent to the rolling friction. तो जब कभी ऐसे एक जो कार होती है तो उसके टायर जब ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस टायर और जो रोड है उसके बीच में ऐसा डिप्रेशन क्रिएट होता है, तो वो जो डिप्रेशन और वो जो इंक्लाइन सरफेस होती है उसको काउंटर करने के लिए इसको कंटिन्यूसली फोर्स देना पड़ता है, और कंटिन्यूसली फोर्स अगर आप इसको दोगे तो ये आगे से आगे मूव करेगी। इट इज फॉर द सेम रीजन दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसीलिए वहां पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब रोड पे आप साइकिल चलाते हो तो अगर उस साइकिल के टायरों में बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है, मतलब पूरी तरह से वो हवा भरी होती है, तो वो जो है साइकिल इजीली उस रोड पे चल जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर हवा कम है, टायर्स में हवा कम है, तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है आगे मूव करवाने के लिए। ऐसा क्यों होता है ऐसा? सर मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सर उसमें सर वो प्रेशर नहीं होता ना सर। नहीं सर मैं बताती हूँ सर, उसका एरिया जब अपने पास वो क्या बोलते हैं, जब ये क्या बोलते हैं हवा नहीं होती ना, तब इसका एरिया बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है। नहीं वो तो पीछे बात वाले है, में वो तो प्रेशर बात है। कम लगता है सिर्फ। नहीं वो तो बात है, देखो इसका एक रीज़न और है। इसका एक रीज़न ये है, वो एरिया वाला तो चीज़ है ही, मतलब वो जो प्रेशर वाला चीज़ है, प्रेशर वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो तो है ही यहाँ पे। लेकिन इसमें एक काम और होता है। जैसे जब कभी ऐसे साइकिल जब आप चला रहे होते हो तो उसका जो सरफेस, वो जो क्या बोलते हैं टायर जो है, वो यहाँ पे अगर उस टायर में पूरी फुल हवा है तो वो जो यहाँ पे डिप्रेशन और वो जो इंक्लाइन सरफेस है वो कम क्रिएट कर पाता है। और जब इंक्लाइन सर और डिप्रेशन इंक्लाइन कम, मतलब प्रेशर होता है। इंक्लाइन मतलब होता है ऐसे चढ़ना, ऐसे ऊपर तिरछा। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये कम कम कर पाएगा अगर उसमें हवा पूरी भरी हुई है। अगर हवा नहीं है तो उसके टायर इस तरह से शेप में मुड़ जाएंगे कि आगे से वो जो है इंक्लाइन सरफेस बनाएगा और नीचे वहाँ पे डिप्रेशन बनाएगा। जैसे यहाँ पे बॉल बियरिंग में हो रहा था, आगे से उसका टायर जो ऐसे इंक्लाइन सरफेस बना रहा है और वहाँ पे एक तरह से डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। जितना ज़्यादा ये इंक्लाइन सरफेस और डिप्रेशन क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि पंचर साइकिल को चलाने में ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि पंचर साइकिल जो होती है उसका एक तरह से कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स उस रोड पे एक तरह से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है, इसी वजह से उसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कार और बाइसिकल के उस टायर वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इस तरह का अगर वो जो फॉर्मेशन जो है डिप्रेशन का फॉर्मेशन ज़्यादा बनता है तो वहाँ पे फोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन द टायर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एयर प्रेशर, वही बात जो मैंने अभी समझाई है, अगर उस गाड़ी के टायरों में हवा कम है, बिकॉज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज। जो आपको जो डिफॉर्मेशन जो है ना, इंक्लाइन सरफेस और डिप्रेशन वो ज़्यादा क्रिएट होगा, और इस वजह से कन्वर्सली इफ द टायर्स आर हैवीली इन्फ्लेटेड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस इज वेरी स्मॉल। अगर पूरी तरह से हवा भरी होती है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो कम क्रिएट होगा। हैंस द रोलर फ्रैक्शन डिक्रीजेज, जितना कम डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा उतना ही वहाँ पे रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। हाउएवर द राइड बिकम्स वेरी बम्पी, furthermore it becomes difficult to apply brakes as wheels does not stay on its path during the application of brakes। देखो इसका एक और देखो कि जब कभी अगर इस तरह से पूरी तरह से अगर टायर में हवा भरी हुई होती है और उस पूरी तरह से हवा भरी हुई अगर वो मूव कर रहा है, मतलब वहाँ पे डिफॉर्मेशन वहाँ पे बिल्कुल मिनिमम है, डिफॉर्मेशन मिनिमम है, तो वो पूरी स्पीड से वो फोर्स जो है पूरा स्पीड से काम करेगा और रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। अगर आप ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर उस गाड़ी के अंदर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो वो जो ब्रेक है वो कम अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर फिर जब ब्रेक लगाते हो तो क्या होगा, टायर ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुक जाएगा, रोल होना रुक जाएगा, और अगर टायर रोल होना रुक गया
तो वहाँ पे फिर बाद में वो क्या करेगा, उसके ऊपर स्लाइड करेगा, रोड के ऊपर स्लाइड करेगा, जिससे कि वो फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो गाड़ी जो है वो वहाँ पे रोड पे ऊपर फिसलती हुई आगे चली जाएगी। देखा होगा कभी आपने, जब कभी एक्सीडेंट होता है तो एक बहुत तेज आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है तो यस सर। वो जो टायर जो होते हैं ना, अगर टायर रोटेटेड है, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन उसके ऊपर काम कर रहा है, तब तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, रुक जाएगी। और अगर एक बार टायर का मूवमेंट बंद हो गया और फिर वो गाड़ी उसके ऊपर स्लाइड हो रही है रोड के ऊपर, तो वो आगे तक जाके फिर रुकेगी। रीज़न यही है कि जो उसके ऊपर जो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, उसके ऊपर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो वो जो ब्रेक है वो काम कब करेगा, जब उसके ऊपर वो डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, मतलब डिप्रेशन, और वहाँ पे इंक्लाइन सरफेस क्रिएट होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। अगर स्लाइडिंग वो मूवमेंट है तो वहाँ पे वो एक तरह से वो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है। और अगर वो उसके ऊपर एक तरह से जो टायर है वो घूमते हुए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे जाके उस टायर को रोक देता है, क्योंकि उस दोनों के बीच में, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ओके, आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, द व्हील्स ऑफ ट्रेन आर मेड ऑफ स्टील एंड सो आर द रेलवे ट्रैक्स, दस द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन देम इज वेरी स्मॉल। जब स्टील से बने होते हैं तो उसके ऊपर डिफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं आएगी। हैंस दे हैव ए वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, और इसकी वजह से वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। डिफॉर्मेशन जितना कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन दैट द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। और जितना कम वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, उससे से वो जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आया समझ में? फ्रिक्शन कम होना चाहिए, अल्टीमेट अपना गोल यही है। यस सर। नेक्स्ट Yes, देखो, sir. these days luggage such as suitcase is provided with tiny wheels. These wheels offer very small amount of rolling friction and are easy to move. देखा ये तो आपने कि कैसे सूटकेस के जो व्हील्स होते हैं वो उससे फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ए गर्ल ऑन रोलर स्केट्स, तो जो रोलर स्केट्स होते हैं उसमें भी इसी तरह से वो जो टायर होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और वहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो वहाँ पे काम कर रहा होता है और वो मिनिमम होता है, इस वजह से वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। रोलर स्केट्स हैव टीनी व्हील्स, दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड इट हेल्प्स मूव फास्ट ऑफ द स्केटर, इसीलिए वो उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डेली लाइफ में जो कि आप रोलिंग फ्रिक्शन को देखते हो। इसके बाद में जो है इसको अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir.